everyone. I hope you all are doing great and absolutely fine. Welcome back to another amazing session. I'm your favorite Alisha मैम. Yes, आपके इस प्यारे अलीशा मैम आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार वाला एक चैप्टर लेके, जो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. इट्स अ वेरी क्रूशियल टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग वन, and can be little bit difficult if you don't understand. आई नो आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है. काफ़ी आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि सब्जेक्ट क्या है मैम, वर्ब क्या है, किसके साथ किसका अलाइनमेंट रहता है, कैसे उसके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ बैठता है. आई नो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और वो सारे कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए दिस अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. वी विल बी रिवाइजिंग इट. आई नो सामने एग्जाम्स आ रहा है, काफ़ी कन्फ्यूज हो, काफ़ी नर्वस हो, वो सारे कन्फ्यूजन चला जाएगा, सारा नर्वसनेस चला जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी क्लियर, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सॉर्टेड वंस वी आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट्स हमेशा क्लियर होना चाहिए बच्चा. अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होता है तो टॉपिक हम लोगों का दिक्कत नहीं होता है. ठीक है, कि कोई भी टॉपिक आए, कोई भी क्वेश्चन आए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स इन द सेंटेंसेस एंड यू कैन इजीली सॉल्व इट आउट. Okay, let's go. So let's start with our session of subject verb agreement. And yes, today we are going to, what are the things we are going to cover up, वो पहले जानते हैं. नॉलेज राइट देखते हैं कि क्या क्या आज हम लोग सीखने वाले हैं. राइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय लर्निंग द फर्स्ट मोस्ट थिंग, दैट इज व्हाट आर सब्जेक्ट एंड व्हाट आर वर्ब्स. सब्जेक्ट क्या है एंड वर्ब्स क्या है, ये पहले जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर पाए, ताकि हम लोग को समझ में आए कि किसके साथ किसका कोऑर्डिनेशन करना होगा. ओके, क्लियर. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट आर सब्जेक्ट्स एंड व्हाट आर वर्ब्स. वेरी गुड. उसके बाद हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब का अग्रीमेंट क्या होता है एग्जैक्टली. व्हाट इज द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट दैट वी गेट टू सी इन द सेंटेंसेस. हाउ वी आर गोइंग टू कोऑर्डिनेट देम, हाउ वी आर गोइंग टू मेक देम इनटू agreement and put them in the sentences in the correct format and the correct structure is what we are going to learn today. Finally, followed up with the rules of subject verb agreement. There are rules which we need to follow to put the subject and verb in agreement together. Okay, so these rules are very important. These rules needs to be covered, these rules needs to be understood. Only then we are going to identify which rule is sitting where and which sentence is following the which actually rule and sitting in an agreement with the subject and verb. Followed up with a quiz. एक quiz जाएगा, उसके बाद जो इसके ऊपर जाएगा, रूल्स के ऊपर रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के ऊपर आपका एक क्विज जाएगा, जो हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे, और हम लोग समझेंगे कि सेंटेंस को देख के हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करके करेंगे कि क्विज में जो आपका आएगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट ये है तो वर्ब कैसे बैठेगा, वर्ब कैसे है तो सब्जेक्ट कैसे बैठेगा. विल डू इट टुगेदर. ठीक है, डोंट वरी, मैं भी करूँगी आप लोगों के साथ, तो एक साथ हम लोग करेंगे. ठीक है, ग्रेट. चलो, नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट अहेड. बट उसके पहले आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर लवली टू फ्रेंड्स. ये है नोआ एंड ये है हैरी. ठीक है, सो वी हैव टू लिटिल फ्रेंड्स, आप लोगों की तरह ही है, छोटू सा, नन्हा सा, क्यूट सा. तो ये लोग बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. ओके, लेट्स सी व्हाट दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. हैरी सेज, हाय नोआ, विल यू कम टू द पार्टी टुनाइट. सो हम लोगों को भी ऐसा पार्टी का इनविटेशन मिलता है, हम लोग बहुत खुश होते हैं कि अरे वाह, पार्टी का इनविटेशन मिला है. राइट, सो अगर हम लोग को पार्टी का इनविटेशन मिलता है, हाउ डू वी रिप्लाई. अगर ऐसा मिलता है कि आई होप यू आर कमिंग टू द पार्टी, हाउ डू वी रिप्लाई टू आवर फ्रेंड्स. देखते हैं नोआ क्या रिप्लाई देती है. नोआ सेज, यस हैरी, आई विल कम्स. ठीक है, नोआ सेज, हैरी आई विल कम्स. ठीक है, तो हैरी क्या बोलता है अभी ये देख के. Harry starts laughing. He says, excuse me? Who says like that? Who says I will comes? This is wrong, right? आप लोगों को भी सुन के कल लग रहा है ना, I comes ऐसा थोड़ी होता है. सुनने में ही थोड़ा अच्छा नहीं लगता है. It sounds weird. Why it sounds weird? Because we know what is the correct one, right? इसीलिए. So Harry says, don't worry, let me come and I'll teach you subject verb agreement. वहाँ पे subject verb agreement में गलती है, इसीलिए हम लोग को सुनने में थोड़ा खटक रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. आई विल कम्स तो कभी नहीं सुने हम लोग. राइट, ओके. सो हियर वी हैव व्हाट आर सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स. पहले ये सीखते हैं. सो व्हाट इज बेसिकली सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज बेसिकली द पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एनीथिंग दैट द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट.
सेंटेंस आपका किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सेंटेंस आपका बात कर रहा है अबाउट अ पर्सन, अबाउट अ थिंग, अबाउट एन आइडिया, जिसके बारे में you know which is very important in the sentence. The sentence is talking about what is actually the subject of a sentence, ठीक है। So how you can identify कि मेरा sentence में subject कहाँ होगा? Definitely it will be a noun. As we all know, subject and objects are the nouns of the sentences. Very good. But ma'am, how to identify? अगर inverted sentence हो, subject तो पहले नहीं आएगा, which we usually identify कि जो first आपका noun आता है sentence पे, we consider it as a subject. But what if the subject is coming at the end? If it is an inverted sentence, then we cannot understand. We might get confused कि ये तो object है. तो हम क्या करेंगे? In those scenarios, what we can do, we can actually look into the sentence कि sentence किसके बारे में बात कर रहा है. Who is the important part over here? Is it the verb? Is it the adjective? No, it is the noun that the sentence is talking about. I'll give you a quick example. The sun is shining brightly. Let's take brightly, okay? The sun is shining brightly. So we have an adverb brightly, we have a verb shining, we have an auxiliary verb is. We have a noun the sun, okay? Now, if you look into the sentence, if you try to understand what the sentence is exactly talking about, किसके बारे में बात कर रहा है? The sentence is talking about the sun. कि वो sun जो है वो बहुत brightly shine कर रहा है, right? So we identify कि okay, the sun is the subject of my sentence, right? So this is how we identify what is the subject of the sentence. ठीक है? Clear? So let's see an example. Sarah runs every morning. ठीक है? Sarah runs every morning. Now we have to identify ये sentence किसके बारे में बात कर रहा है? Who are we talking about? We are talking about Sarah. Correct. We are talking about Sarah. Sarah, loves running. Sarah runs every morning and she goes for a jogging every morning or running every morning. So the sentence is talking about Sarah. So hence, my Sarah becomes the subject of the sentence. It is a noun. Definitely, it's a proper noun. It's the name of a person. And it is in the first part of the sentence. As you can see, it is before the verb. And it is the important part which the sentence is talking about. So definitely, it is Sarah who we are talking about. So subject is Sarah. Great. Now, we go and talk about the verb. Okay. The action or state of being in the sentence is called the verb. So what is the verb of the sentence? Is always the action. It's always the state of being that we know, which is considered as the verb of the sentence. जो subject रहता है वो subject कोई ना कोई action करता है, right? What type of action is the subject doing? Is the verb of the sentence. Okay? देखते हैं यहाँ पे subject क्या कौन सा action कर रहा है? So Sarah runs every morning. So Sarah is doing some kind of action. What kind of action is this? Runs. She's running. Right? She's running. She runs. So Sarah is running every morning. So I can understand that Sarah is doing some kind of an action and that action is running. So hence this becomes my verb. This becomes my subject. So I got my subject and verb together in a sentence. So how to identify subject? We need to look into the noun in the sentence, the first noun in the sentence, or we need to look what the sentence is talking about. We identify subject. Now, what the subject is doing, what kind of action that subject is doing, we identify the verb. Okay, clear till here? Great. Now we go ahead to understand the most important thing, that is subject verb agreement. Very, very important. Okay. Yeah. Subject verb agreement. Subject क्या है वो तो जान लिए मैम, verb क्या है वो तो जान लिए, लेकिन मैम verb और subject का agreement कैसे करना है बताएंगे ना, मैम तो है इसीलिए, ठीक है, डोंट वरी. सो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो होता है वो आपका होता है बेस्ट फ्रेंड्स की तरह. ठीक है, आपके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, हमारे भी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, राइट? हम लोग स्कूल में सबके पास बेस्ट फ्रेंड्स है, क्लास में भी होते हैं. तो सब्जेक्ट एंड वर्ब जो है ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है. ठीक है, जहाँ पे जाते हैं ये लोग एक साथ जाते हैं. देखना हर कोई सेंटेंस में आप लोग देखना, इफ यू नो ग्रामर वाज अ स्कूल ना, तो स्कूल का सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट बेस्ट फ्रेंड्स जो है वो सब्जेक्ट एंड वर्ब है. ठीक है, कहीं पे भी आप लोग देखना सब्जेक्ट एंड वर्ब हमेशा एक साथ रहता है. ठीक है, सो दे आर ऑलवेज टुगेदर इन अ सेंटेंस. यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ देम टुगेदर, बोथ ऑफ देम टुगेदर. अच्छा, अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है?
ensuring that the subject and the verb in a sentence always, I repeat, always agree in number. ठीक है, अ सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है एंड वर्ब जो होता है वो हमेशा अग्री करते हैं इन नंबर. नंबर में हमेशा अग्री करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक अग्रीमेंट होता है. ठीक है, हम लोग जैसे करते हैं ना कि देखो, अगर तुम यहाँ पे जाओगे ना तो वहां पे मैं भी जाऊंगी. आज तुम पार्टी में आओगे, ठीक है, तुम रेड ड्रेस पहनोगे तो मैं भी रेड ड्रेस पहनूंगी. वी ऑल डू दैट, राइट? अच्छा, तुम ये गेम खेलते हो, ठीक है, मैं भी ये गेम खेलूंगा, एक साथ खेलेंगे. ठीक है, वी डू सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स. स्कूल में भी हम लोग जाते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है, बस में आज तुम जाओगे, तुम आज विंडो सीट में बैठोगे, ठीक है, आज तुम विंडो सीट में बैठो, कल मैं विंडो सीट में बैठूंगी. वी ऑल डू दैट. वी डू सम काइंड ऑफ अग्रीमेंट विद आवर बेस्ट फ्रेंड्स. ठीक है, आज तुम ये टिफिन लाना, कल मैं वो टिफिन लाऊंगा. वी ऑल डू दैट, राइट? यू कैन रिलेट विथ मी. एग्जैक्टली. तो सब्जेक्ट एंड वर्ब भी एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट करते हैं कि देखो, अगर तुम सिंगुलर बैठोगे तो मैं सिंगुलर बैठूंगा, अगर तुम प्लूरल बैठोगे तो मैं भी प्लूरल बैठूंगा. ठीक है, कोई बात नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स है, एक साथ करेंगे सब कुछ. एंड यस, दे ऑलवेज अग्री इन नंबर. सो सिंगुलर सब्जेक्ट्स ऑलवेज टेक अप सिंगुलर वर्ब्स. अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा. इफ योर सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर नंबर वन, like any number which is in one, so verb will also be in singular number. And plural subject अगर होता है तो क्या होगा? ऑब्वियसली प्लूरल वर्ब होगा. यहाँ पे भी अग्रीमेंट करना पड़ेगा. बोल दिए है कि आपको अग्रीमेंट में बैठता है. तो सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल जाएगा. ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब. ये होता है बेसिक अग्रीमेंट सब्जेक्ट एंड वर्ब का. कोई भी आप सेंटेंस ले लो, उस सेंटेंस में क्या होगा कि अगर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है एंड प्लूरल आपका वर्ब हो गया तो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैन बी रॉन्ग एंड यू माइट लूज मार्क्स. ये structure is very very important because it is the most crucial part. If you are writing an essay, if you're writing letter, if any piece of writing, if you are planning to do some writing skills, you need to be very good with your grammar part. You need to be very good with your concept and structure of sentences, and hence they need to be correct. Okay, so for that reason these things are very, very simple things, very small, tiny things which needs to be looked upon. इसको अटेंशन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इस पे अगर आप मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, इस पे ध्यान नहीं दोगे, थोड़ा सा भी इधर उधर आपने स्ट्रक्चर इधर उधर कर दिया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का अगर आपने इधर उधर कर दिया, आपका पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत हो जाता है. फॉर विच रीजन यू लूज मार्क्स इन योर पेपर. तो जब भी आप लोग, अभी एग्जाम्स आ रहा है तो आप लोग काफ़ी नर्वस होते हो, काफ़ी हड़बड़ी में लिखते हो, टाइम निकल जाता है, क्वेश्चन पेपर में इतना कुछ लिखना होता है एंड वी आर इन अ हरी, ऑलवेज इन अ हरी कि मुझे पेपर कंप्लीट करना है, पेपर कंप्लीट करना है. फॉर विच रीजन वी कैन नॉट प्लान, वी कैन नॉट put much of our attention which we usually do when we are writing at home. घर पे हम लोग लिखते हैं, स्कूल पे लिखते हैं, तो उतना हम लोग जितना अटेंशन देते हैं एग्जाम पे उतना नहीं देते हैं. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहता है तो अगर आप हड़बड़ी में भी लिखते हो तो वहाँ पे भी आपका सही जाएगा. आई कैन अश्योर यू दैट, बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस इट आउट कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर मुझे कैसे करना है. Suppose if you are writing an essay and you have given amazing topics, amazing points in the essay, but the sentence structures are wrong, आपका grammatically sentence बहुत गलत हो रहा है and you are losing marks over there. So what's the point in writing such a good essay with such beautiful points, right? Even the teacher will not get interested in reading your essay if your sentence structure is not correct, if your grammar part is wrong, right? And subject verb agreement is a very crucial part when it comes to the grammar section, when it comes to the sentence structure, and I have seen most of the students go wrong in this part. तो ये बच्चा आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना कि सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब का अग्रीमेंट ठीक से बिठाना है. ठीक है, ग्रेट. अच्छा, अभी एक चीज देखो, आई यूड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट दिस. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गो रॉन्ग ओवर हियर. देखो, जब भी हम लोग का नाउन रहता है, वी ऑल नो दैट वी हैव अ नाउन इन अ सेंटेंस. नाउन व्हेन इट इज इन सिंगुलर फॉर्म, इट doesn't take an s, right? Suppose if I take cat, which is a singular, okay, singular noun, cat, singular noun, you can see, I hope so. Yes.
I hope it is visible. Yes. So cat जो यहाँ पे है is basically a singular noun. So we haven't added s to it, right? लेकिन अगर मेरा ये plural हो जाएगा, then I might be adding an s to it. So cats. Cats becomes the plural part of it. Okay, very good. ठीक है. Cats जैसे ही मेरा noun plural में जाता है, we add s to it. लेकिन verb में ये चीज उल्टा होता है. It's absolutely opposite for verbs. ठीक है. Verbs, when it is in singular format, verbs when it is in singular format, it takes up s. ठीक है. Suppose if I say the word dance. ठीक है. Dance when it is in plural format, it is like this, right? Suppose if I say they dance. Okay, very good. So they dance. Okay, it is in singular format. Good. Done. But, ma'am, oh, I'm sorry, it is in plural format. I'm absolutely sorry, beta. It is in plural format. When verb is in plural format, we don't add an s to it. जैसे नाउन में सिंगुलर फॉर्मेट में हम लोग एस ऐड नहीं करते हैं, वर्ब के प्लूरल फॉर्मेट में हम लोग एस ऐड नहीं करते. तो मैम सिंगुलर फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं ना. सिंगुलर फॉर्मेट में हम लोग एस ऐड करते हैं, लाइक प्लूरल नाउन्स. ठीक है. दिस डांस विल बिकम dances once we put it in singular format. ठीक है. सी डांस जो प्लूरल फॉर्मेट में है एंड dances जो सिंगुलर फॉर्मेट में है. ठीक है. when it is singular, verb always take an s to it. Like you can take an example, she dances. Okay, she dances, he dances, but they dance. she dances, he dances, सिंगुलर फॉर्मेट. लेकिन जैसे ही वो प्लूरल में जाएगा, दे डांस. तो मैम आई के साथ डांस क्यों होता है, वहां पे डांसेस क्यों नहीं होता. आई डांसेस, यू डांसेस, ऐसा क्यों नहीं होता है. वो इसलिए नहीं होता है बिकॉज दोज आर एक्सेप्शंस. those are exceptions. We cannot put a plural into a singular format into I and you. Those are exceptions. So always I and you takes up plural format. Let me write it here. So I dance, you dance. Okay, I dance, you dance, they dance, we dance. Okay, सारे प्लूरल में आपका ये फॉर्मेट जाएगा. बट व्हेन इट कम्स टू सिंगुलर, ही, शी, इट अगर कभी जाता है, सो इट विल बी डांसेस इन द सिंगुलर फॉर्मेट. सिंगुलर में बस दो एक्सेप्शन जाता है, आई एंड. ठीक है, जो प्लूरल फॉर्मेट में वर्ब लेगा. आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको. सो नाउन में सिंगुलर में एस नहीं लगता है, प्लूरल में एस लगता है. बट व्हेन इट कम्स टू वर्ब, सिंगुलर में एस लगता है, प्लूरल में एस नहीं लगता है. ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखना. ठीक है, ग्रेट. I hope it is visible to you. Yeah, great. Okay, so if you see the examples over here, see the cat, we can understand it is cat, so definitely it is in singular format. I hope you can see. Yeah, so it is in singular format. Did you notice that I have used the verb is? The cat is sleeping. See, single verb, subject, single verb. Done? It is in agreement. What if it is going to plural? The cats are sleeping.
जैसे ही नाउन मेरा प्लूरल फॉर्मेट में गया, वैसे ही वर्ब मेरा प्लूरल फॉर्मेट में चला गया. सी, इन द फर्स्ट सेंटेंस वी हैव यूज्ड इज, बट इन द सेकंड सेंटेंस वी हैव यूज्ड आर. Why? Because in the first sentence the subject is in singular form, right? The cat. Whereas in the second sentence the subject is in plural form, the cats. Hence my verb goes into plural form, that is are. So the cat is sleeping, the cats are sleeping. Single subject, single verb, plural subject, plural verb. ठीक है, यहां तक क्लियर है? Okay. Now comes the most important part, where we are going to learn the rules. Now that agreement part is clear to us, now we are going to focus on the rules part. Okay, agreement के ऊपर बेस करके हम लोगों का रूल्स बनता है, उसी रूल्स के ऊपर आपका सारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स होगा. ठीक है, लेट्स चेक. Okay, so first rule here, subjects, singular subjects joined by and usually take up a plural verb. Of course, singular subjects है, लेकिन एक से ज्यादा है. We have more than one singular subjects, which we are joining with an conjunction and. So definitely there are more than one subjects. Definitely my verb will be more than one. It will be plural also. Subjects अगर एक साथ नहीं है plural में. Suppose if I say friends, that is plural, we understand. But what if I say Tom and Harry? Both are friends. So I'm taking different names, but I'm mentioning two singular subjects. Definitely, if it is more than one number, it is plural, right? So subjects अगर plural में है, मतलब singular है लेकिन join किया गया है and से, that is with a conjunction, it will take up a plural verb. Let's take an example. Tom and Jerry, our favorite cartoon characters, isn't it? So Tom and Jerry are friends. I'll not put is friends because is a singular verb. I'll put are friends. Why are? Because are is the plural form of the verb. So since my subjects are joined with a conjunction and singular subjects joined with the conjunction and, my verb will go into plural, that is are. Okay, Tom and Jerry are friends. Okay, easy peasy lemon squeezy. Let's go to the next one. Now comes the next rule. Singular subjects joined by or nor take up a singular verb. Okay, or and nor are also conjunctions. तो मैम पहले वाले conjunction में मेरा plural verb हुआ, इसमें क्यों मेरा singular verb हुआ? Because there are different conjunctions too. Okay, यहाँ पे अगर आप देखते हो और एंड नॉर हम लोग तभी यूज करते हैं जब हम लोग कभी ऑप्शंस देते हैं. आई वॉन्ट टी और कॉफी. ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ कि आई वॉन्ट बोथ ऑफ देम. आई एम सेइंग आई वॉन्ट टी और कॉफी. सो आई एम गिविंग एन ऑप्शन कि आई वॉन्ट वन अमंग द बोथ ऑप्शंस दैट आई हैव गिवन. तो अगर मेरा चॉइस ऑप्शंस हो रहा है, सो डेफिनेटली इफ आई एम गिविंग 2 ऑप्शंस और 3 ऑप्शंस और 4 ऑप्शंस, आई एम चूजिंग वन. जैसे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं ना, 4 ऑप्शन में से एक चूज करते हैं, राइट? सो वी आर टेकिंग एन ऑप्शन, वी आर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस, वी आर चूजिंग वन फ्रॉम द ऑप्शंस, राइट? सो यहाँ पे भी मेरा जो सब्जेक्ट्स रहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर joined by or and not, then definitely there will be an option. Now when we have an option, definitely we have a singular option over there, it's a singular subject, my verb will be singular. Okay, so let's see an example over here. Either Tom or Jerry is at home. Did you notice my verb? I have not used are. In the previous sentence I have used are, right? Tom and Jerry are friends. But what did I choose here? I said either Tom or Jerry is at home. I'm using is, which is a singular format of verb, right? Yes, absolutely correct. So whenever you see a sentence joined with or nor, okay, among these two options, always take up a singular verb. Okay, if you are using is, are, then definitely is. If you're using has, have, then definitely has. Okay, use it like that. Now let's go ahead to the next one. Collective nouns. Okay, so collective nouns, when we use collective nouns, and those collective nouns usually working as a singular entity, they take up a singular verb. So collective nouns, when they are
working as in singular entity. Now what is working as a singular entity? मतलब जो collective nouns होता है, what do we know as a collective noun? They are group of nouns, right? They are a group of nouns which we consider as one whole. Now when we are considering as one whole, we are considering it as one whole, and that one whole is working as one. Suppose if I say Indian team is playing a match, right? So there, all the Indian players are playing together, right? They might be, batting, or they might be fielding, they are defending, okay? So they are competing against a team all together. So here, the team is playing together. That means the team all together is, defending, or the team all together is striking or attacking against that other team. So in these scenarios, the collective noun always take up a singular verb. Okay, collective nouns usually take up a singular verb in these situations. Okay, let's see. Oh, see, the team is here. The team is winning. So when you'll go ahead and you hear the commentators when they are talking over the mic, and they're describing what is happening and not, they always talk about the teams in a singular form, right? The team is winning, the team is losing, or the team is competing, the team is trying hard to win against the other team. Why we are using is because the team as a whole is working together. The collective nouns, when they are working together, when they're doing the same thing all together, they will be using a singular nouns. Okay, like the team is winning. So collective noun as a singular unit. If you want to take another example of collective noun, the band, there is a musical band which is performing for people in a concert. So what will I say? The band is performing. I'll not say the band are performing, because we are not considering the members in a different way. We are considering all the members together in one team. Hence, the team is winning, the band is performing, as such. Okay? हाँ, ग्रेट. आई होप यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को. अब चलते हैं नेक्स्ट वाले रूल पे. ओके, सिंगुलर indefinite pronouns like everyone, anyone, anything, no one, nobody, somebody, someone, etc. are, and they all require singular verbs. They all require singular verbs. Why, ma'am? Because when it comes to like indefinite pronouns, see, the name itself says indefinite. We don't know exactly how many number of people are there when we are saying everybody or when we are saying someone. ओके तो क्योंकि वहां पे नंबर का कुछ अश्योरेंस नहीं रहता है. सपोज इफ आई से एनीबडी कैन कम एंड जॉइन द पार्टी. So I said anybody can come. Now there can be one person who wants to come and join. There can be 10 people who wants to come and join. तो एक बंदा है या 10 बंदा है, we don't know. We absolutely have no idea. Since it is indefinite, we always consider them as singular. Okay, this is the reason indefinite pronouns like everyone, anyone, anything, no one, nobody, all these words are considered singular. And since they are considered singular, definitely my verb will be singular too. So they'll require singular verbs. Suppose I'll give you an example. Somebody is knocking at the door. Okay, I hear a knock at my door and I say someone is knocking at the door. Now I don't know if there is one person standing over there or there are 5 people standing over there. I have absolutely no idea, right? So in that scenario, since I don't know it is singular or it is plural, so someone is considered as singular. कि एक जन भी हो सकता है, 2 जन भी हो सकता है, क्योंकि नॉक एक जन से आया है तो आई एम कंसिडरिंग एक जन ही है, राइट? दिस इज द सिनेरियो. क्योंकि ये कंफ्यूजन रहता है हमेशा, इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर कंसिडर्ड एज सिंगुलर. ठीक है, अब सिंस दे आर सिंगुलर, वर्ब विल आल्सो गो सिंगुलर, राइट? लेट्स सी एन एग्जांपल. एवरीवन वांट्स टू गो टू द पार्टी. क्या बोला था मैंने बच्चा कि वर्ब आपका जब सिंगुलर फॉर्मेट में जाएगा इट विल टेक अप एन एक्स. सी, इट टुक अप एन एस. ओके, everyone wants to go to the party. Nobody wants to be late. Both the verbs are in singular format and it is having an S. देखो, wants, somebody is knocking at door. Okay, anyone pleases the king will be considered the head of the realm or something.
Anybody pleases S. Okay, great. So singular indefinite pronouns take up singular verbs. Okay, next. When using fractions or percentages as the subject, the verb agrees with the number. ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स का यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि मैम ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. फ्रैक्शन, परसेंटेज, ये मैथ्स कहाँ से आ गया इंग्लिश क्लास में, राइट? आता है बेटा. इट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज we need to mention those fractions and numbers and the maths equations in language, and we have to say that by using the terms only, right? तो अगर इंग्लिश में हम लोग को बोलना है, हम लोग को बोलना तो है, लेकिन बोलेंगे तो वहाँ पे भी तो सब्जेक्ट वर्ब यूज होगा, राइट? कहीं पे भी हम लोग बात करेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब यूज होगा, राइट? तो अगर मेरा सब्जेक्ट में, ठीक है, मेरा कोई फ्रैक्शन रहता है या फिर परसेंटेज रहता है, when I am using the subject of the sentence and when I am using a fraction or percentage as the subject in the sentence, my verb will agree with the subject or the number that is mentioned in the subject. मैम कुछ समझ में नहीं आया, फिर से समझाओ. I will, don't worry. फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस एज अ सब्जेक्ट अगर आपका रहता है तो जो नंबर आपका रहेगा, ठीक है, if it is in singular, verb will be singular. If it is in plural, verb will be plural. So suppose my fraction is like my fraction percentage or my fraction or the percentage part is 1 or less than 1, then definitely my verb will be singular because we all know that 1 is considered as singular. अगर एक से अगर नीचे जाए then also it is less than 1, so it will be considered singular. Okay, that sentence will have a singular verb. But what if I have the number more than 1? My verb will be plural because more than 1 is considered plural and hence my verb will be plural. Let's see some example. Half of the cake is missing. Half of the cake is missing. Now, why is, ma'am? Because see, we already know half is less than 1. Okay, by if you look into, like if you're considering it in the maths way, then half is actually less than 1, right? ये छोटा होता है 1 से, right? So then also we will be taking singular verb as I told you if there is a number which is less than 1. Suppose अगर decimal पे है 0.5 से कुछ है, again we will be taking singular part only because singular verb only क्योंकि वो less than 1 है, right? whole number 1 से कम है. एक तो वो हो सकता है. अगर आप डायग्राम से समझना चाहते हो then let's take this is a cake, okay, and I divide it into half. ठीक है, and I say half of that part is missing. तो अगर मेरा हाफ करती हूँ केक को, मेरा केक्स कितने पार्ट में होता है? देर इज 1 पार्ट एंड देर इज द सेकेंड पार्ट. 2 पार्ट में मैं इसको डिवाइड करती हूँ, उसमें से एक पार्ट मिसिंग है, राइट? अगर एक पार्ट मिसिंग है देन ऑल्सो वी हैव 1, राइट? सो इट कम्स इनटू सिंगुलर वर्ब. गॉट इट? सर ये हो गया आपका सिंगुलर फॉर्मेट में आपका वर्ब. हाफ मतलब आपका लेस देन 1 है. आप वैसे भी कंसिडर कर सकते हो, कोई चीज का हाफ करते हो तो इट इज ओनली 1 पार्ट विच इज मिसिंग. सो अगेन it is the single format that the verb will be going over here in this sentence. Next one. 2/3 of the students are present. Okay. Now when I'm saying 2/3, what is the number I have up over here? It's 2. That is the number, or that is the amount that I'm mentioning. 2. Now 2 is more than 1, we all know, since it is plural. Okay, since it is plural, my verb will be plural, of course. How can I understand now? Now see, suppose we have this part. Okay, let's take a triangle. Okay, now I say there are 3 parts in this section. Okay, now if this whole triangle is representing the attendance of students, then I'm saying only 2 parts are present. So this part is present and this part is present. Okay, so 2 parts is present, 2/3 of it is present, then 2 parts is present, 1 part is absent, this part, right? So if it was like this,
1/3 of the students, then it will be is present. 1/3 अगर मेंशन होता तो, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है, 2/3 है, विच इज मोर देन 1, राइट. अगर यहाँ पे 1 होता देन इट इज सिंगुलर, वी ऑल नो 1 इज सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे है 2. What we have 3 over here, what we have 4 over here, it will always take up plural verbs. What if we have 3/4 of the students are present, plural verb. If we have 4/6 of the students are present, plural verb. Any fraction which is more than 1 will be considered. The first, if it is in fraction and your upper part of the fraction is considered as a singular. What if I say 1/4 of the students is absent? Why is, मैम? यहाँ पे फ्रैक्शन हुआ लेकिन आपने is क्यों लगाया? क्योंकि upper part of my fraction is 1. The part which I want to mention कि ये part absent है, वो part singular में है. 1, half, इस टाइप के जो होते हैं वो singular में जाएगा हमेशा. ओके. एंड अगर यहाँ पे more than 1 रहा तो then definitely ये plural में जाएगा. जैसे यहाँ पे है 2, अगर मेरा यहाँ पे रहता 3, यहाँ पे रहता 3/4. 3/4 of the, I hope you can see, yes, 3/4 of my of the students are present. ठीक है, तो then वहाँ पे फिर भी R होता because it is plural. Okay. Okay, here we go. Half, which is less than 1, takes up singular verb, which is. 2/3, the upper part which I'm mentioning is 2, more than 1, which is plural, hence going ahead with plural verb. Okay, clear? Okay, now we go ahead to the next one. Next rule, rules of subject verb agreement में आ गए हैं हम लोग 6th वाले rule पे. What is the 6th rule? When the subject is a singular noun and it ends in S, the name of that noun ends in S, okay? Then what happens? And it refers to a single entity. It refers to a single thing only. Then what will happen? Obviously, we will be taking up a singular verb. The verb is singular. ऐसा क्यों हुआ मैम? Suppose there is a single thing that we are naming जिसका नाम एंड होता है एस से. अब वो बेचारा क्या करेगा, उसका नाम में एस है, वो तो प्लूरल है नहीं, वो तो सिंगुलर है, तो ऑब्वियसली मेरा वर्ब जो है वो सिंगुलर जाएगा, राइट. सो अ सिंगुलर नाउन विच एंड्स, the name of that noun ends with s and it is referring to a single thing, it will always take up a singular verb. Let's check here. आ गया है आप लोगों का subjects का name, that is physics. Now physics is the name of one single subject. ठीक है, 2-3 सब्जेक्ट का नाम नहीं है, एक सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स, बट उसका नाम के एंड पे एस है. That doesn't mean कि it is plural, right? It is just the name which is referring to a single thing, isn't it? So it is the name of a single subject and hence it is referring to a single subject, but the name ends in S. Whatever it is, it will take up a singular verb. See, I have used is. Physics is my favorite subject. I didn't say physics are my favorite subject. No, वो wrong होता. Because physics बहुत सारा नहीं है, एक ही subject है, right? So physics is my favorite subject. Next, mathematics. काफी लोगों का favorite होता है. Mathematics हम लोग short form में maths भी बोलते हैं, right? ओके, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मैथ्स बोलते हैं. तो मैथ्स बोलो, मैथमेटिक्स बोलो, कुछ भी बोलो, इट इज रेफरिंग टू वन सिंगुलर सब्जेक्ट. मैथ्स एक ही सब्जेक्ट का नाम है, 2-3 सब्जेक्ट का नाम नहीं है. So since it is a single subject, we will be again taking up singular verb, that is. ठीक है, mathematics is challenging for students or maths is interesting, maths is challenging, whatever you say. Whenever you talk about subjects or singular nouns which ends in s, it will take up a singular verb. You can take more examples like economics. Okay,
economics is my favorite subject. Okay, what if I tell you about politics? Politics is an interesting topic to discuss. What if I tell you about the subject civics? Okay, you all have the subject civics, history and civics. Civics is very interesting subject. Civics is very scoring subject. Civics is my favorite subject, whatever you consider it. Civics is there in our exam. Is जब भी आप use करोगे, you are referring to one single subjects when you are using these names. Okay, so you will always be using singular verbs with it. Okay, clear? Great. Now we go ahead to the next rule. What is it? When using the words one of, the verb is always singular. ऐसा क्यों हुआ मैम? ऐसा क्यों हुआ? क्यों नहीं होगा? Because when I'm saying one of a number of things, ठीक है, one of the students, one of the books, one of the pens, one of the pencils, one of the bottles, one of the computers, okay, one of the schools, आप कहीं पे भी mention कर रहे हो, one of all the group members you're mentioning. ठीक है, देखो अगर मैं बोल रही हूँ there are 10 students, ठीक है, 10 students in the class and I'm saying one of the student is asking question or one of the students is having a doubt. So I'm mentioning among all the 10 students, there is only one student who is having a doubt. So, one of. When using the words one of, the verb is always singular. Why? Because I am mentioning a singular subject. मैं अगर बोल रही हूँ वन ऑफ द स्टूडेंट्स, इसके लिए मतलब मेंशन कर रही हूँ कि सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ. वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट. ओके, सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट प्रेजेंट है. सिंस आई एम मेंशनिंग द नंबर वन, definitely it is a singular subject and it will take up a singular verb, right? So here, one of the cats is missing. See, one of the students is absent. सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट एब्सेंट है. सारे कैट्स में से एक कैट है जो मिसिंग है. ठीक है, तो जब भी ये इट्स वेरी इजी एंड वेरी ऑब्वियस एज यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर यू विल बी यूजिंग द वर्ड वन ऑफ with a plural entity or plural subjects, then definitely you're choosing one from that group of subjects. And since you're choosing one, you're choosing a singular subject, and definitely you will be using a singular verb with it. Okay, one of the cats is missing, one of the students is absent, one of the subjects is tough. Okay, one of the subjects is one of the copies is missing. ठीक है, बहुत सारा कॉपीज है, बहुत सारा नोटबुक्स है, तो वन ऑफ द नोटबुक्स इज मिसिंग. ओके, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टू माई हाउस टुडे. ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टू माई हाउस टुडे. ठीक है, जब भी आप प्लूरल सब्जेक्ट्स में से वन चूज करोगे, वन ऑफ जब भी आपको मिलेगा, हमेशा याद रखना वन चूज कर रही हो मतलब सिंगुलर हम लोग चूज करें वहां पे. सो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब. Now we go ahead and we come to the last rule for today. So this is a very important rule and we need to understand this one little bit in a very it's a bit of a complicated, not that much because the sentence are just inverted and nothing much more of a complicated thing. ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान दो आप लोग. See, inverted sentences अगर आपका होता है, ठीक है, inverted sentences that means sentences उल्टा, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो उल्टा है. यूजुअली हम लोग का क्या रहता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, बट इन दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी फाइंड द ऑब्जेक्ट फर्स्ट देन द वर्ब एंड देन द सब्जेक्ट. ठीक है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा उल्टा रहता है, इसीलिए इसको इन्वर्टेड सेंटेंसेस बोलते हैं. तो इन्वर्टेड सेंटेंसेस वेयर द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब. देखो मैंने बोला ना अभी, ऑब्जेक्ट वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट आएगा. ठीक है, वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट. द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट, नॉट द नाउन दैट प्रसीड्स इट. मतलब ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होगा, या फिर कोई भी नाउन है जो वर्ब के आगे है उस वाले नाउन के साथ वो अग्री नहीं करेगा. अगर वो अग्री करता है तो वो सिर्फ सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगा. ठीक है, इफ इट इज द इन केस ऑफ एन इन्वर्टेड सेंटेंस
And when it comes to an inverted sentence, what happens if you have, might be you have a noun at the beginning, then you have the verb, and then you have the subject. Okay, so your verb will always be considered into, which will come into an agreement with the subject of the sentence. Okay, तो subject आपका कैसे है, मैंने पहले ही बोला था आपको कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, वेयर which part is important. My sentence is talking about whom. Then we can understand, okay, this is the subject. So you can understand the subject is coming in the beginning or subject is coming at the end. If your subject is coming at the end, the sentence is inverted. Okay, let's see here. Under the table is the cat. Who is there under the table? It's the cat. It is the little cat. We have Tom over here. Okay, we have Tom over here. Tom is sitting where? Under the table. Okay, now you can say, ma'am, we have the verb here under. Sorry, we have the preposition here under. ठीक है, अब preposition तो आ गया, उसके बाद क्या आ गया, मैम यहाँ पे तो ऑलरेडी एक नाउन है, द टेबल, राइट? तो यही मेरा पहले सब्जेक्ट होगा. बट एम आई टॉकिंग अबाउट द टेबल इन द सेंटेंस? इज द टेबल इंपॉर्टेंट हियर इन द सेंटेंस? नो. Why? Because since I've used a preposition over here under, तो मुझे उसका सिचुएशन बनाना है, उसका पोजीशन बताना है कि मेरा सब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, इसीलिए ये टेबल यहाँ पे यूज हुआ है. द नाउन टेबल हैज बीन यूज्ड हियर बिकॉज देयर इज अ प्रपोजिशन हियर. मुझे उसका पोजीशन बताना है. हो गया, फाइन. अब देखो मेरा वर्ब कहाँ पे है, मेरा वर्ब है यहाँ पे is. अब ये इज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे है मेरा सब्जेक्ट which is singular. ठीक है, the cat, I have not used cats, I have used cat. The cat is singular subject, singular verb. तो मेरा सेंटेंस उल्टा है. I can understand my subject is here, here is my verb, then where is my object? Here is the object. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा उल्टा रहता है इन इन्वर्टेड सेंटेंस. सो अगर मुझे ये सेंटेंस देखते हो, अगर आपको, आप सोचते हो कि मैम मुझे कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मुझे सब्जेक्ट कहाँ पे मिलेगा, अगर ये इन्वर्टेड सेंटेंस है, हाउ विल आई अंडरस्टैंड? सी, अंडर द टेबल इज द कैट. हु इज अंडर द टेबल? व्हाट इज द सेंटेंस टॉकिंग अबाउट? whom is the sentence talking about? We are talking about the cat. Where is the cat? The cat is under the table. Okay, so I'm talking about the cat in the sentence. The cat is my subject, right? So cat is my subject, no matter it is at the end. So in that instance, I can understand if my subject is at the end and there is a verb before the subject, and here we have the object in the sentence, the noun, the next noun in the sentence, then what do we understand? We understand that it is an inverted sentence, right? So see, under the table is the cat. So I've used a singular noun over here. But ma'am, अगर subject plural रहा तो हम लोग क्या करेंगे? Plural verb use करेंगे. As simple as that. Let's see. In the garden, okay, in the garden are many flowers. Did you notice my subject is plural over here? Flowers. In the garden are many flowers. बहुत सारा फूल है वहाँ पे. तो since my subject is plural, मेरा verb जो है वो इससे बन गया है are. Did you notice? देखो, verb मेरा क्या हो गया? Plural हो गया. Right? I hope you all can see. So under the table is the cat. Subject मेरा singular, तो verb मेरा singular हो गया. In the garden are many flowers. तो अगर मेरा subject यहाँ पे plural है तो verb भी मेरा plural हो जाएगा. ओके, इन्वर्टेड सेंटेंस है लेकिन सब्जेक्ट जो भी है उसके साथ अकॉर्डिंगली मेरा वर्ब बैठेगा. ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है. लेट्स क्विकली गो एंड सॉल्व सम क्वेश्चंस. ओके, क्विज टाइम. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व इट टुगेदर. कंप्लीट द सेंटेंस. आयान एंड आतिफ. आई रिपीट, आयान एंड Atif Ayan and Atif dash twin brothers. आयान और आतिफ जो है ये दोनों भाई है. ठीक है, ट्विन ब्रदर्स है. अब मैंने क्या किया है, आई हैव जॉइंड सिंगल सब्जेक्ट्स आयान एंड आतिफ. आई हैव जॉइंड सिंगल ऑफ देम एंड आई हैव जॉइंड देम with a conjunction and, which was the first rule. You remember, पहला जो rule था हम लोग क्या सीखे थे, that single subjects joining with and.
तो उसके साथ मेरा वर्ब जो है वो क्या जाएगा, सिंगुलर वर्ब जाएगा या प्लूरल वर्ब जाएगा? लेट्स सी. आतिफ एंड आयान डैश ट्विन ब्रदर्स. एम, इज, आर, बी. अब देखो एम तो नहीं होगा, वी ऑल नो आई एम तो आई के साथ जाता है. बी तो वो भी नहीं होगा, बी फॉर्म ऑफ वर्ब है. बाकी रह गया इज एंड आर. अब इज मेरा सिंगुलर फॉर्मेट में जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो दो सब्जेक्ट्स है विच आर ज्वाइन विथ एंड. ठीक है, कंजंक्शन से मैंने ज्वाइन किया है तो मेरे पास दो सब्जेक्ट्स है, एक एंड दो. तो मेरा प्लूरल हो गया सब्जेक्ट्स. तो द करेक्ट आंसर विल बी आर. अयान एंड आतिफ आर ट्विन ब्रदर्स. ये देखो, दैट इज द करेक्ट आंसर. Ayan and Atif are twin brothers. Let's go with the next question. Neither uncle nor auntie dash at home. So I have joined subjects with nor over here. Remember, or and nor से अगर हम लोग single subjects join करते हैं तो क्या करते हैं, बोलो तो, याद करो. So we have neither uncle nor auntie dash at home. Are, is, am, be. Am be तो नहीं होगा, we all know. अब आर एंड एस में क्या होगा? नाइदर अंकल नॉर आंटी ऑप्शंस में है, मैंने दोनों को ज्वाइन नहीं किया है, मैंने दोनों में से किसी एक के बारे में बोल रही हूँ. ना अंकल घर पे है ना आंटी घर पे है, तो दोनों में से किसी एक के बारे में बात कर रही हूँ कि ये दोनों में से एक भी घर पे नहीं है. तो ऑब्वियसली माई राइट आंसर विल बी आर. सॉरी, सॉरी, हाँ. तो माई राइट आंसर विल बी इज. नाइदर अंकल नॉर आंटी इज एट होम. ठीक है, ये देखो आ गया, इज एट होम. ठीक है, नाउ वी गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Complete the sentence. The band dash performing. I gave this example when I was teaching you, right? Collective nouns take up which form of verb when they are working as a single entity? Let's check. The band dash performing for the concert or for the people in the concert. Okay. Is, are, have, will. But chalo, let's check the sentences. The band is performing. The band are performing. The band have performing. The band will performing. सुन के क्या लग रहा है? Obviously the option A. The band is performing. ठीक है, because ये collective noun है and ये single entity है, जो मतलब they are performing in a single way. सारे band members एक साथ एक ही काम कर रहा है. So my correct answer will be is. The band is performing. ठीक है, next question. क्या है? knocks, knocking, have knocked. Okay, question क्या है देखते हैं. Someone dash at the door. Someone क्या है? Indefinite pronouns. Remember, singular indefinite pronouns take up which kind of a verb? Anyone, everyone, someone, nobody, anybody. क्या होता है वहां पे? Let's check. Someone dash at the door. Someone knocks at the door. Someone knock at the door. Someone knocking at the door. Someone have knocked at the door. Definitely it will be someone knocks at the door, क्योंकि singular format का verb है. मेरा जो someone है वो single indefinite pronoun है, क्योंकि वो singular है. verb हम लोग singular consider करते हैं. So obviously my answer will be knocks. Okay, correct answer is knocks. Someone knocks at the door. ठीक है, someone knocks at the door. ठीक है, नॉक नहीं होगा बेटा, गलती से भी नॉक मत कर देना यहाँ पे ऑप्शन बी को, क्योंकि वो जो फॉर्मेट है वो प्लूरल फॉर्मेट में यूज होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. 3/4 ऑफ द पाई डैश मिसिंग. ठीक है, 3/4. लेट्स लुक इनटू द फ्रैक्शन. 3/4. तो मेरा जो अपर पार्ट ऑफ द पार्ट है, क्या ये सिंगल है? नहीं है. इट इज 3 विच इज मोर देन 1. डेफिनेटली इट इज इन प्लूरल फॉर्मेट. सो 3 है तो मेरा ये वाला पार्ट देखना. ठीक है, फ्रैक्शन जब भी मेंशन करते हो पहले वाला वर्ड देखना कि ये कौन सा नंबर है. अगर ये नंबर आपका मोर देन 1 है तो आंख बंद करके उसको प्लूरल फॉर्मेट में दे दो, आपका कोई गलत नहीं हो जाएगा. सो माई करेक्ट आंसर विल बी, correct answer will be R. 3/4 of the pie
आर मिसिंग, ठीक है, ये देखो 3/4 ऑफ द पाई आर, आई होप इट इज विजिबल, यस 3/4 ऑफ द पाई आर मिसिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Politics dash an interesting topic. I did give this as an example when I was teaching you that rule, isn't it? So politics is referring to a singular thing, to a singular entity, but the name is ending with S, right? The name is ending with S. इस बेचारे का क्या गलती है, उसका नाम end होता है S से, है ना? तो politics dash an interesting topic. As we can understand, it is a singular entity that we are referring to, but the name is ending in S, so definitely it will be taking a singular verb and it will be is. Politics is an interesting subject or interesting topic. See, right? So it will be is. Okay, politics is an interesting topic. Let's go to the next question. One of the computers dash not working. Out of all the 10 computers we have, there is only one computer which is not working. ठीक है, तो मुझे कैसे समझ में आएगा? देखो सारे कंप्यूटर्स में से one not working क्या होगा? Yes, you guessed it right. Correct answer is. R नहीं होगा, प्लूरल है. Am तो I के साथ जाता है, वो भी नहीं होगा, and B है. So it will be one of the computers is not working. ठीक है, the correct answer is option B is. ठीक है, let's go ahead with the next question. Complete the sentence. The most important person dash the president. ठीक है, sentence थोड़ा उल्टा नहीं लग रहा है आप लोगों को? Exactly, you are correct. It is inverted sentence. ऐसा क्यों है मैम? क्योंकि सब्जेक्ट जो है आपका लास्ट में है. देखो, the most important person dash the president. मुझे पता है प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रहा है सेंटेंस में. ठीक है, so who are we talking about? We are talking about the president. Where is the president placed in the sentence? It is placed at the last. So my subject is at the last, hence it is an inverted sentence. I hope you know how to identify a sentence now कि ये inverted sentences है कि normal sentence है. ठीक है, तो अगर मेरा president है यहाँ पे, so I am talking about one person, that is president. Definitely it is a singular verb that I will be taking up, of course. So it will be is. The most important person is the president. Let's check the answer. देखो आ गया is, right? I hope you can see. The most important person is the president. ठीक है, so जब भी सेंटेंस देखोगे ना आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये आपका जो सब्जेक्ट है ये कहाँ पे है. देखो सामने तो नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड कि सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बात कर रही हूँ, मेरा जो नाउन है सेंटेंस में वो है मेरा लास्ट में, द प्रेसिडेंट. तो ऑब्वियसली इट इज एन इन्वर्टेड सेंटेंस. अब जो सब्जेक्ट है उसके पहले आएगा आपका वर्ब. अब सब्जेक्ट मेरा अगर प्लूरल रहता है यहाँ पे कि कुछ और एस से एडेड होता, कुछ प्लूरल में होता कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ठीक है, तो तब क्या होता, सिटीजन्स. तो सिटीजन्स है तो प्लूरल है तो डेफिनेटली वहाँ पे मेरा लग जाता आर. लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट है, सिंगल है, तो ऑब्वियसली मेरा इज लग गया. ओके, सो आई होप एवरीथिंग दिस इज क्लियर टिल हियर. Yes, with that we come to the end of our subject verb agreement, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी था, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल था, लेकिन हम लोग बहुत एंजॉय किए, है ना, कि हम लोग बहुत मस्ती से सीखे, काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स देखे हम लोग, लाइव एग्जांपल्स के कैसे किए हैं. एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो लोग आप देखे हो जो सारे सेंटेंस में जाके कैसे एक साथ बैठ जाते हैं, कैसे अग्रीमेंट पे बैठते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो येस चिल्ड्रन, एग्जाम्स आ रहा है तो इसके पहले सिर्फ समझना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू प्रैक्टिस. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू बिकम, राइट? सो यू नीड टू प्रैक्टिस मोर, कीप प्रैक्टिसिंग द एक्सरसाइजेस. ओके, एंड whenever you find any sentence, अगर आप लोग ऐसे लिख रहे हो, मेक श्योर यू नोटिस कि आप जब सब्जेक्ट वर्ब लिख रहे हो, हाउ यू आर पुटिंग देम इनटू कोऑर्डिनेशन, हाउ इज द अग्रीमेंट दैट यू आर पुटिंग ओवर देयर. तो वहाँ पे थोड़ा नोटिस करना कि जब आप लोग लिखते हो, anything you write, you're writing answers, you're writing essay, you're writing letter, you're writing anything, any piece of writing you're writing, आप लोग प्लीज जब लिख रहे हो ना, थोड़ा सा ध्यान रखो कि आप लोग क्या सब्जेक्ट वर्ब को ठीक ठाक कर रहे हो. एंड मोस्ट ऑफ ऑल प्लीज फॉलो द रूल्स, गो थ्रू देम, रिवाइज देम अ लॉट एंड प्रैक्टिस. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू बिकम. बार बार बोलती हूँ बच्चा. एंड येस, कीप प्रैक्टिसिंग, गेट अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप. ऐसा नहीं है कि पूरा दिन परेशान होकर पढ़ाई करो, डेफिनेटली पढ़ाई भी करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स आ रहा है. अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से ध्यान रखो अपना, टेक अ लॉट ऑफ स्लीप सो दैट यू कैन एक्चुअली समझ में भी आए कि हाँ एग्जाम्स के बाद में फिर उसको याद भी रखना है. सिर्फ ऐसा रट्टा मार के एग्जाम्स में नहीं जाना है, उसको याद भी रखना है, राइट? सो स्लीप हेल्प्स यू इन
keeping them inside your brain. So yes, children, thank you so much with your subject verb agreement topic. अभी मैं इसको end करती हूँ, and I hope you all enjoyed the session. All the best for your exams. अच्छे से exams दो, अच्छे से practice करो. Take care of yourselves. Thank you so much.